अब समझ में आ रहा है ये फोर्थ ऑर्डर कैसे हुआ, है ना। ये फॉर्मलिटी ये भी तो इन्वॉल्व हो गया एक और, 1 2 3 and 4। तो नेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, आपने राइट में अटैक इसलिए किया कि हमको कैनिजेरो करना है, राइट में अटैक क्यों किया, लेफ्ट में भी तो सी डबल बॉन्ड है। अब बताओ साइक्लिक क्या बनेगा, समझ में आ गया, एस्टिफिकेशन हो गया ना। ये आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन अच्छा हाइड्राइड डोनर है। अच्छा बताओ हाइड्राइड देने का मतलब क्या होता है, H- देना है ना, या दूसरा तरीका अपन ये बोल सकते हैं कि प्लस m से है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे रिंग में नेगेटिव क्लाउड आएगा ना, तो आसानी से वो H- देगा। तो लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हाइड्राइड देने की टेंडेंसी नहीं बनेगी, Lg पहले निकल जाएगा। सपोनिफिकेशन कर देते हैं, या सिंपल समझे ऐसा नहीं करके वो हो जाएगा, है ना। यार सिंघाना जी मैं बता रहा हूँ, कल तुम मेरे को काजू देके चले गए, उसके बाद मैंने काजू का पैकेट खोल लिया, फिर मैंने खाए 4-5 काजू, इतने गजब के काजू थे यार पूछो मत। फिर मैंने सोचा यार कि 4-5 और खा लूं, और ये प्रोसेस चलता रहा, और लास्ट में उस पैकेट में 4-5 काजू ही बचे। वो भी मुझे घर पे दिखाना थे कि देखो भाई आज खाना नहीं खाएंगे, काजू खा लिया। फिर काजू खाने के बाद अजीब सा फील हुआ, उसमें नमक ही नमक था, तो फिर वो एक सैंपल काजू कतली रखी थी वो खाई। सिंघाना जी मतलब ऐसे काजू यार रेयरली मिलते हैं यार, समझ रहे हो ना इतनी तारीफ क्यों हो रही है। अरे एक मिनट इनको चुप कराओ, काजू लेके नहीं आया ना भाई, मतलब एक तो बंदा काजू लेके आया, कहां से लेके आया, गोवा से। चलो भाई क्या क्या होमवर्क दिया था, सिंघाना जी के लिए ताली बजाओ पहले काजू के लिए। चलो सवाल ट्राई किया आपने, कितने सवाल दिए थे, हो गए सारे। ये बताओ ये 3 मेंबर रिंग कौन से मीडियम में स्टेबल होता है, एसिडिक में या बेसिक में। अच्छा ये बताओ ये रिग्नार्ड इसमें अटैक कहां करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड या मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो कौन से मीडियम में स्टेबल हुआ ये अनस्टेबल इन ऑल मीडियम है। जो 3 मेंबर रिंग ईथर होता है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था याद है, एसिडिक मीडियम में कहां अटैक होगा, स्टेबल कैटायन, बेसिक में कहां अटैक होगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ये अनस्टेबल इन ऑल मीडियम है। जो नॉर्मल ईथर होता है ना ROR, ये बताओ कौन से मीडियम में स्टेबल है, ये बेसिक में स्टेबल है। समझे आप, 3 मेंबर ईथर इज अनस्टेबल इन ऑल मीडियम, तो अपन इसको नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, समझ गए। चलो बाकी हो गए सारे। एक और सवाल दिया था, कैनिजेरो 4th ऑर्डर है, आया आंसर आया आपका। जो मैंने आपको कहा था ना कैनिजेरो इट्स द 4th ऑर्डर, कैनिजेरो स्पेशल केस ऑफ कैनिजेरो। कितने लोगों का 4th ऑर्डर आया, वैसे 4th ऑर्डर रिएक्शन बहुत रेयर होती है, किसी का आया 4th ऑर्डर, ठीक है। चलो अच्छा बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में आपने एडिशन किया होगा ना इसका, इससे बनाया आपने O- OH और H। इसके बाद क्या किया बताओ, इसके बाद वैसे नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता था, ये CO बॉन्ड बन के हाइड्राइड शिफ्ट होता था ना, है ना। इसमें क्या होगा, अगर बेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि बेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचेगा, है ना। तो अब रिएक्शन में चेंज क्या आएगा, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, एक बार फिर से यहाँ एसिड बेस होगा,
फिर से एसिड बेस होगा और ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक हम कितने बार बेस यूज कर चुके हैं? 2 बार। कितना फॉर्मल्डिहाइड यूज कर चुके हैं? 1 बार, है ना। मैं ऑर्डर के लिए बता रहा हूं उसको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा CO बॉन्ड बनेगा और हाइड्राइड का शिफ्टिंग, है ना। और ये बहुत अच्छा हाइड्राइड डोनर है। 2-2 प्लस एम लग रहे हैं ना, 2-2 प्लस आई लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा हाइड्राइड डोनर है। ये स्टेप होगा RDS। तो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ एसिड। अब समझ में आ रहा है ये 4th ऑर्डर कैसे हुआ, है ना। ये फॉर्मल्डिहाइड ये भी तो इन्वॉल्व हो गया एक और। 1 2 3 एंड 4। तो ऑर्डर कितना हुआ इसका? 4th ऑर्डर। या फिर वैसे ही वो रेट एक्सप्रेशन लिख के, रेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस I1 एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये I1 और फॉर्मल्डिहाइड के प्रोपोर्शनल है। फिर I1 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो यहाँ K1, फिर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो K2। तो नेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका? रेट इज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में आएगा 2nd ऑर्डर और बेस के रेस्पेक्ट में भी आएगा 2nd ऑर्डर। मतलब ये वेरी स्पेशल केस है, समझे आप। ये कब बताना है हमको? सिंपल ऐसे कंसंट्रेट बेस लिखे तब तो 3rd ऑर्डर है उसका, है ना। वो लिखेगा बिल्कुल हाईलाइट करके, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस वगैरह अंडरलाइन करके लिखेगा एकदम, तब बताना है। तो 4th ऑर्डर क्यों हो गया? क्योंकि हाईली बेसिक सॉल्यूशन में ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एक बेस और इन्वॉल्व हो गया, समझे भाई। ये मैकेनिज्म लिखो। और RDS के पहले वाले स्टेप कैसे होते हैं? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल होता है। वो कई बार मैं रिवर्सिबल लिखता नहीं हूं, लेकिन अंडरस्टूड है RDS के पहले स्टेप सब रिवर्सिबल होंगे। RDS के बाद क्या होगा वो डिपेंड करेगा। लिख लिया सब लोगों ने? आज कैनिजरो का बचा हुआ एग्जाम्पल करेंगे। एल्डोल, कैनिजरो, पर्किन, रिमरटीमन, 4-5 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में, इसलिए अपन ज़्यादा टाइम देके कर रहे हैं उसको। कैसी हो? ठीक हो? अब आगे बढ़ो। मिटा दे, मतलब हटा दे। अब कैनिजरो को आगे कंटिन्यू करेंगे। वहां लिखो राइट मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो का पूरा मैकेनिज्म लिखना है। और मैकेनिज्म कसम है आप सबको। किसकी कसम है? कौन बोला मेरी कसम है? इस सब में इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो हो रहा है। प्रोडक्ट बनाना है और मैकेनिज्म लिखना है।
हो गए? पहला वाला हो गया। पहले में आपने पहले अटैक कहाँ किया, राइट में किया या लेफ्ट में किया? आपने राइट में अटैक इसलिए किया कि हमको कैनिजरो करना है। राइट में अटैक क्यों किया? लेफ्ट में भी तो सी डबल बॉन्ड हो है। क्यों भाई? क्योंकि वहां हाइड्राइड नहीं है, हम कैनिजरो करेंगे इसलिए राइट। रिएक्टिविटी से किया ना हमने अटैक। हाँ, ये क्या है? फॉर्म एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? एल्डिहाइड। हमने इसलिए अटैक किया एल्डिहाइड पे। तो पहले आपने एल्डिहाइड पे अटैक करके ये क्या बनाया? O माइनस OH ऐसे किया ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? CO बॉन्ड बन के हाइड्राइड शिफ्ट, इससे बनता है ऑक्साइड, और फिर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। एक कार्बन पे अल्कोहल बन गया और दूसरे पे सॉल्ट ऑफ एसिड। बी बनाओ। यानी कैनिजरो में क्या होता है? एक कार्बन का ऑक्सीडेशन, इंट्रामोलिकुलर में एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई सिंघानिया जी? सिंघानिया जी, तुम यार पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो क्या? मैं सोच रहा हूँ तुम यार एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मुझे तुम सेक्रेटरी बना लेना यार। वो पासपोर्ट वाला दिलवा देना, डिप्लोमेट वाला आता है ना पासपोर्ट, वो तो शायद किसको मिलता है? IFS से कोई मिलता है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलता है, अलग पासपोर्ट होता है उनका। हाँ, डिप्लोमेटिक पास अलग, उनकी लाइन भी अलग होती है, कोई होता ही नहीं है वहाँ पे, सिक्योरिटी चेक भी अलग होता है। तो मिनिस्टर बनते ही तो मुझे सेक्रेटरी बनवा देना, फिर पासपोर्ट इशू करवा देना मेरा यार एक, और दिल्ली में एक घर भी दिलवा देना यार, है ना। एक ठीक ठाक सैलरी भी स्टार्ट कर देना, एक गाड़ी और 2-4 लोग हेल्पिंग वाले भी चालू कर देना। फिर दिल्ली में जिम वगैरह होंगे ना, वहाँ का एक सब्सक्रिप्शन दिलवा देना। अरे ट्राई क्या करेगा वो, उसके भविष्य से मेरा भविष्य भी तो जुड़ा है। क्यों भाई, सही है ना? या तो खुद अपन मुकेश अंबानी बन जाए, हमारा दोस्त बन जाए, बात तो एक ही है, कोई तो बने, या स्टूडेंट बन जाए। तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम सिंघानिया जी को। ये बी वाला हो गया भाई। अच्छा, इसमें बताओ किसको ऑक्सीडाइज करें, किसको रिड्यूस करें? किसी को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडेशन करके बनाते हैं क्या हम लोग? सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना, और रिडक्शन करके अल्कोहल। अब बताओ साइक्लिक क्या बनेगा? समझ में आ गया क्या बनेगा? एस्टिफिकेशन हो गया ना। ये पहले आप प्रोटोनेशन करो तो ये बनेगा, अल्कोहल तो है ही, और एसिड बनेगा।
व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड? एस्टिफिकेशन। एसिड का OH और अल्कोहल का H। एस्टिफिकेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनाइजेशन बोल सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर एस्टिफिकेशन। समझे भाई? थर्ड में आपको सिर्फ A प्रोडक्ट बनाना है। A मतलब एक बनाना है ना। आपने अगर सारे पाई बॉन्ड तोड़ दिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे उसके। तो इसका मतलब है ये ओजोनलिसिस कैसा हो रहा है? सेलेक्टिव हो रहा है। तो सेलेक्टिव में आप किसको ओजोनलिसिस करोगे बताओ? बहुत पहले मैंने तुम्हें 11 में बताया था एक बार कि कभी भी एक से ज्यादा, ये दो से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, हाँ, तो सबसे एक ही कॉन्सेप्ट होता है, दो बेंजीन को मेंटेन करना। इसको ऐसे बनाओ, इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये पाई बॉन्ड का ओजोनलिसिस कर दो और दो बेंजीन मेंटेन करो, क्योंकि दो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है? -152 किलोजूल पर मोल। तो दो बेंजीन जैसा कोई नहीं है ना। तो आप क्या करो, सेलेक्टिव ओजोनलिसिस में दो बेंजीन मेंटेन करना है, नेप्थलीन नहीं, दो बेंजीन। अगर ऊपर वाले रिंग में ओजोनलिसिस किया होता ना तो ये नेप्थलीन मेंटेन होता। नेप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 250 के आसपास। समझे तुम? तो पहला तो आपको सेलेक्टिव ओजोनलिसिस, सेलेक्टिव मतलब किसी एक पाई बॉन्ड का ओजोनलिसिस। अब बी क्या बनेगा? बी क्लियर है ना? अब बी क्या होगा बताओ? एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। अरे हरियाणा वाले पिछली क्लास में आए नहीं थे यार। ऑनलाइन कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तुम थोड़ा लो फील कर रहे हो। अरे उसका क्या हुआ? वो अपने वो एक पहलवान खड़ी हुई थी ना यार, जीत गई वो। हरियाणा में क्या तीन चीजें है ना, पहलवान और आर्मी, फौजी। 10% ऑफ द हरियाणा में, आर्मी के अंदर 10% ऑफ द लोग जो है हरियाणा से। तीन यार, किसी न्यूज वाले ने बोला था तीन चीजें। स्पोर्ट्स, हाँ, एक तो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा है ना, और आर्मी में ज्यादा है। चलो लिख लिया भाई सबने? अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो। विच इज बेटर, हाइड्राइड डोनर? आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन अच्छा हाइड्राइड डोनर है। दो में से बताना। वैसे दोनों ही अच्छे हैं, रिलेटिवली कौन बेटर है इसमें से? इन दोनों में से कौन सा अच्छा हाइड्राइड डोनर है बताओ? बोलो भाई। अच्छा, मैंने आपको और थोड़ा इजी कर दिया कि कौन सा हाइड्राइड देना है, वो सर्किल बना के भी दे दिया। देखो, इसमें ये वाला हाइड्राइड जाएगा, इसमें ये वाला हाइड्राइड जाएगा। किसका हाइड्राइड देने की टेंडेंसी ज्यादा है, या बेटर हाइड्राइड डोनर है? सेकेंड या फर्स्ट? पहले अपना मन में आंसर एकदम फाइनल कर लो, मेरा यही आंसर रहेगा। सेकेंड या फर्स्ट? अच्छा मतलब तो हाइड्राइड देने का मतलब क्या होता है? H- देना है ना। तो अपने को देखना है कि इन दोनों में से कौन H- इजीली देगा। वो कैसे देखेंगे? इसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं कि अगर वो H- देगा तो पीछे यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा ना भाई।
तो कैटायन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, ये कैटायन जब रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी यहाँ आएगा, तो ये कौन सा इफेक्ट लगेगा बताओ, +m। और ये NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -m। तो कैटायन को कौन स्टेबल कर रहा है, तो इसका मतलब बेटर हाइड्राइड डोनर कौन हुआ, सेकेंड। या दूसरा तरीका अपन ये बोल सकते हैं कि +m से है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे रिंग में नेगेटिव क्लाउड आएगा ना, तो आसानी से वो H- देगा, समझे आप। और 2 +m लगे होते तो और अच्छा हाइड्राइड डोनर होता। तो मैंने जब मैकेनिज्म समझाया था ना आपको 4th ऑर्डर का, तो देखो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि बहुत अच्छा हाइड्राइड डोनर है, क्योंकि वहां पे 2 O- लगे थे, डायनाइन बने थे। इसको लिखो जरा, बस इसमें यही ध्यान रखना है, हाइड्राइड मतलब H- डोनर, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं देखनी है उसकी। तो वहां लिख लो आप +m +I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड डोनर टेंडेंसी, या सिंपल हाइड्राइड डोनर। +m +I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड डोनर। नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजेरो। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन कैनिजेरो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्या रहा भाई, अच्छा ये बताओ कैनिजेरो कब होगा, जब पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए ना, और फिर वहां से H- निकलेगा, ऐसे ही होता है ना कैनिजेरो में। अगर हमने ऐसा कुछ किया कि जो हमारे पास HCO है उसके पास एक लीविंग ग्रुप लगा दिया, तो लीविंग ग्रुप लगाया तो क्या होगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा ना वहां से। तो लीविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हाइड्राइड देने की टेंडेंसी नहीं बनेगी, Lg पहले निकल जाएगा। तो A वाला नहीं देगा, ये समझ में आ रहा है। A में होगा क्या, हाँ एसिड हैलाइड में तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा, और फॉर्मिक एसिड से आगे फॉर्मेटाइन बन जाएगा। B भी नहीं देगा, B में भी तो सेम ही रिएक्शन हो जाएगी। याद है आपको, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस,
सपोनिफिकेशन कर देते हैं, या सिंपल समझे ऐसे नहीं करके वो हो जाएगा, है ना। सी तो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। डी देगा या नहीं देगा? डी भी नहीं देगा। जैसे ही अपन बेस ऐड करेंगे, पहले होगा एसिड बेस। अब एसिड बेस होने के बाद दिक्कत क्या है बताओ? उसके बाद होने के बाद दिक्कत है कि अब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बचा, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, समझे आप? क्योंकि इसका प्लस एम प्लस आई लग रहा है ना, तो अब एडिशन प्रोसेस नहीं होंगे, वो तो प्रोडक्ट बनता है, फॉर्मेट आयन तो कैनिजरो का प्रोडक्ट है वो। तो मेरी बात समझे? क्या समझे? अब कैनिजरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों वीक इलेक्ट्रोफाइल है? या सिंपल समझे, ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज तो वीक ही इलेक्ट्रोफाइल होंगे। कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, समझे भाई? तो बनाओ जरा। तो आंसर क्या रहा इसका? ए बी डी। लिखो। यार सिंघाने जी एक डायलॉग याद है, बोल दूं क्या यार? स्पेशली आपके लिए आया, मतलब सिंघाने जी सुनना ध्यान से जरा, कि जीतने का मजा कब है पता है? जीतने का मजा तब है जब लोग आपके हार की दुआ कर रहे हो। अब सिंघाने जी गोवा वगैरह घूम के आए हैं, तुम समझ रहे हो कि वो ऐसे ही है, तुम लास्ट में देखना, लास्ट मतलब 10 साल बाद देखना। लिख लिया सबने? सिंघाने यार दूर का सोचते हैं, छोटा मोटा नहीं सोचते। आगे लिखो क्रॉस कैनिजरो। आगे लिखो जरा क्रॉस कैनिजरो। अच्छा, क्रॉस कैनिजरो किसको कहेंगे वो तो समझ में आ रहा है। कैनिजरो बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कार्बोनिल के बीच में कैनिजरो करेंगे तो क्या बोलेंगे? क्रॉस। जैसे अपन क्रॉस एल्डोल बोलते थे ना, वैसे ये क्रॉस कैनिजरो, कैनिजरो बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। इन दोनों में से किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन, ये बताना है। एल्डिहाइड का मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो, दोनों ही एल्डिहाइड है ना भाई, कि आगे कौन बढ़ेगा कि देश बढ़ेगा? बोला भाई फर्स्ट का होगा ना। आपको फॉर्मल्डिहाइड के बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड नहीं है, ये एक सुपर एल्डिहाइड है। सुपरमैन हो सकते हैं, सुपर वुमेन हो सकता है, वैसे ही सुपर एल्डिहाइड है। तो अब बताओ कि सुपर एल्डिहाइड का मतलब क्या? पहला अटैक किस पे होगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो जिसपे पहला अटैक हुआ उसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और ये जो हाइड्राइड रिलीज हुआ उसका हो गया रिडक्शन। समझे आप? जब पहला जिस पे अटैक होगा ना उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो मैं दूसरा अटैक हटा देता हूं। पहला अटैक हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन, और दूसरे एल्डिहाइड का क्या हो गया? रिडक्शन। अब बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन हो रही है? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है? ये रिडॉक्स हो रहा है ना। फॉर्मल्डिहाइड का तो क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीडेशन। क्रॉस कैनिजरो इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बनाओ इसको। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज सुपर एल्डिहाइड, जहां भी फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट रहेगा अटैक पहला उस पे होगा, बाकी एल्डिहाइड के साथ।
ऐसे ही मैं नीचे एक ये फॉर्मल्डिहाइड दे दूं और दूसरा ये 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल पाइवल एल्डिहाइड और बेस हीट। अब बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? सेम रहेगा ना, फॉर्मल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो गया रिडक्शन। लिख लिया सबने? दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। फिर वहां नीचे लिखो क्रॉस कैनिजरो इज ए एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्रॉस कैनिजरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्रॉस कैनिजरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फिर नीचे एक नोट लिखो, इन क्रॉस कैनिजरो if one of the reactant is formaldehyde, in cross cannizzaro if one of the reactant is formaldehyde, तो क्या होगा बताओ? Then oxidation of formaldehyde will takes place oxidation of formaldehyde will takes place and reduction of another aldehyde. Oxidation of formaldehyde and reduction of another aldehyde. समझे आप? एक डाउट होता है जनरली, तुम ध्यान सोचोगे ना, जैसे हमने एल्डोल में किया था ना, हमने दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन से कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनाए? 4। हमने कैसे बनाए? सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। तुमने अभी नोट किया, मैंने अभी जो लिखवाया ना एग्जाम्पल, तो मैंने सेल्फ कैनिजरो नहीं किया, सिंपल क्रॉस कैनिजरो किया। तो अपन बेस कैसा यूज कर रहे हैं? कंसंट्रेट। तो यहाँ पे सेल्फ होने के चांसेस कम है। कैसे भाई? 2 एल्डिहाइड है ना, और रिएक्टिव कौन है? फॉर्मल्डिहाइड, और बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो सीधा फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा और मेजॉरिटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा ऑक्साइड में। तो वो सेल्फ होने के लिए दूसरा फॉर्मल्डिहाइड कम बचता है। समझे आप? इसलिए अपने को क्रॉस कैनिजरो में सेल्फ वाला तभी करना है जब क्वेश्चन में लिखा हो, अदरवाइज सिंपल 2 प्रोडक्ट बनते हैं उसके। तुम समझे मेरी बात? क्या समझे? सेल्फ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है बेस की, है ना, न्यूक्लियोफाइल की। अब इसका प्रोडक्ट बताओ। ये 2 बार जेईई एडवांस में आ गया है ना, थोड़ा अलग तरीके से आया था, उसमें ऑप्शन दे रखे थे, मैंने ऑप्शन हटा दिया एक बार। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे? फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है और एसिटाल्डिहाइड है और बेस है।
ट्राई करो, कुछ ना कुछ बनाओ, खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी बनाओ लेकिन बनाओ। कुछ नहीं बन रहा है, एक कार्टून ही बना दो, कुछ तो बनाओ। ये बना। वैसे एल्डोल और कैनिजरो दोनों हो रहा हो तो पहले क्या करेंगे? एल्डोल, क्योंकि एसिड बेस फास्ट होता है ना, पहले एल्डोल करेंगे। ये हिंट है इसमें। सवाल ऐसे पूछा था इसको, तो मैं डायरेक्ट अननोन में तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि कितने मोल फॉर्मल्डिहाइड के कंज्यूम होंगे। ये इसका प्रोडक्ट है। अब आपको बताना है कि फॉर्मल्डिहाइड के मोल कितने कंज्यूम होंगे। वैसे है ना, अपन ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। मैंने आपको सेम सवाल मतलब पूरा नहीं कराया, आधा कराया था कि 3 मोल फॉर्मल्डिहाइड हो और 1 मोल एसिटाल्डिहाइड हो तो कैसे रिएक्शन होगी। कैसे होगा? पहले क्या होगा? क्रॉस एल्डोल, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा एच, इससे बनेगा ये कार्बन आयन, और ये किस पे अटैक करेगा? फॉर्मल्डिहाइड पे। तो फॉलोड बाय एसिड बेस, उससे ये बन गया। इसको बोलते हैं अपन क्रॉस एल्डोल। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? अगेन हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है ना, और क्या ये अल्फा एच है? तो अल्फा एच है फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में, तो अगेन क्रॉस एल्डोल, फिर से एसिड बेस, फिर से एडिशन। अब बताओ ये कब तक क्रॉस एल्डोल होता रहेगा? जब तक अल्फा एच रहेंगे, अगेन फॉर्मल्डिहाइड, अगेन क्रॉस एल्डोल। तो कितनी बार क्रॉस एल्डोल किया? 3 बार क्रॉस एल्डोल कर दिया, यही किया ना हमने। और अब तक हम फॉर्मल्डिहाइड के कितने मोल कंज्यूम कर चुके हैं? अब तक 3 कर चुके हैं ना। अब वो एक्सेस में दे रखा है, मतलब हमारे पास ये प्रोडक्ट बना प्लस हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज एडेड इन एक्सेस। अब हमको ये सोचना है कि जो हमने एसिटाल्डिहाइड से ये वाला प्रोडक्ट बनाया है और ये फॉर्मल्डिहाइड है, इन दोनों की क्या रिएक्शन हो सकती है बताओ। हाँ, इसमें कोई अल्फा एच नहीं है, इसमें भी अल्फा एच नहीं है ना। तो अब क्या होगा आगे? कैनिजरो। और कैनिजरो में कौन सा कैनिजरो? क्रॉस कैनिजरो। अब ये बताओ कि क्रॉस कैनिजरो में किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। सारी कंडीशन नहीं देगा आपको, प्रोडक्ट दे दिया उसके बाद ये थोड़ी मतलब कि हीट देना है, इसके बाद कैनिजरो करना है, समझे आप? प्रोडक्ट देने के बाद कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट को भी छोड़ो, ऑप्शन दे रही है तो और भी बहुत सारी चीजें देने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑप्शन के हिसाब से करो। बात समझे तुम? ऐसा थोड़ी ऑप्शन भी दे, पूरी रिएक्शन कंडीशन भी लिख लिख के दे, नीचे हिंट भी बना के दे, और साइड में आंसर भी लिख दे, ये लिख देना। वो पेपर लीक होता है ना, उसमें ऐसा ही होता है, उसको कैंडिडेट को याद करवा देते हैं पेपर। और राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ सब इंस्पेक्टर का, 70-80 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए अब तक। सब इंस्पेक्टर होते हैं पुलिस में, वो पेपर लीक हो गया कहीं से, मतलब कर दिया और लीक करके बांट दिया। कुछ तो क्रिमिनल लोग हैं, उनके बच्चे इंस्पेक्टर बन गए। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, तो 10-20 लोगों को पकड़ा, 10-20 ने दूसरे 10-20 के नाम पकड़े, ऐसे चलते चलते अभी 70-70 तक अरेस्ट हो चुके हैं। और आज 6 और पकड़े गए। 6 तो भाग गए ट्रेनिंग में से ही, जैसे ही पता चला। तो गलत तरीके से जाना गलत है। तो उनको पेपर ऐसे ही करवाया था, याद करवा दिया, सब आंसर ही याद करवा दिए। एक तो टॉप 10 में आ गए, 2-3 तो।
क्यों बाड़वेर? सुना तुमने? सेकंड, अभी जो पकड़ा वो 7th रैंक है। सेकंड वाला भी है क्या? हाँ, टॉप 10 में गई। आज अभी जो पकड़ा वो 7th का है। अब रोज 5-5 6-6 मिलते जा रहे हैं। एक को पकड़ के अंदर ले जाता है ना, तो 2-4 दिन बाद 2-4 के नाम बता देता है। यार कितना टेंशन में जी रहे होंगे जो नकल करके ट्रेनिंग चल रही है उसकी। अब 2-3 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको रात को नींद ही नहीं आती होगी यार कि अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही जिसने बहुत सारे ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया घर में, मतलब पैसे रिश्वत से इकट्ठे कर लिए, भर लिए खूब सारे, अब उसको नींद ही नहीं आती होगी कि कब इनकम टैक्स वाला जाए, कभी चोर आ जाए। उसकी चोरी हो जाए तो कह भी नहीं सकता कि मेरी चोरी हुई है। बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, इंडिया में चलता है। क्या भाई लिखा तुमने? तो नेट क्या हुआ इसमें? क्रॉस एल्डोल एंड क्रॉस कैनिजेरो। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉलेंस रिएक्शन। ये टॉलेंस ने बताया कि भाई एल्डोल भी हो जाए फॉलोड बाय कैनिजेरो हो जाए, लिख लिया सबने? ऐसे जेई मेंस में भी एक केस हुआ था ना, एक बच्चे के बहुत ज़्यादा नंबर आ गए थे, टॉप कहीं 100 में आया, कहाँ आया था वो? हाँ, 11 रैंक थी उसकी, मेंस में 11 रैंक थी ना। उसने क्या किया था, बाजू वाले की पूरी कॉपी देख ली। तूने उससे कॉपी कैसे किया? नहीं तो पेपर तो अच्छा, वो 3 घंटे तक यही करता रहा कि भाई बाजू वाला क्या कर रहा है, और बाजू वाले के अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अच्छा, बाजू वाले की 15 रैंक थी, अच्छा उसकी 14। उसने ये गलती कर दी यार, वो लालच में आ गया थोड़ा, या उसको पता ही नहीं होगा कि ये इतना 15 रैंकर बच्चा है ये। तो ये कॉपी वॉपी नहीं करना है, समझ गए तुम? नीचे लिखा आपने क्रॉस कैनिजेरो, क्रॉस एल्डोल। अब लास्ट लिखो, लास्ट लिखो एसिडिक मीडियम एल्डोल। ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन है, इसमें H+ डाल के हीट करो तो ये बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज्म बनाओ। बेसिक मीडियम एल्डोल तो मैकेनिज्म पता है आपको, एसिडिक मीडियम में क्या होगा?
कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ भाई? ये बेस है और ये एसिड है, प्रोटोनेशन होगा ना, एडिशन ऑफ H प्लस, यानी ये हुआ प्रोटोनेशन। और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो ये बन गया O प्लस H। अब बताओ आगे क्या होगा इससे? भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा कीटोन है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन होगी नहीं, टॉटोमरिज्म हो जाएगा। हाँ, ये है ना बेसिकली टॉटोमरिज्म होगा। कैसे? पहले H प्लस ऐड हुआ और फिर ये अल्फा H निकल गया वापस, तो बेसिकली पहले इसका बनेगा टॉटोमर, बनेगा इनॉल, और इनॉल जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। वाई इनॉल इज न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड एंड प्लस एम ऑफ OH। इनॉल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इसका रेजोनेंस करोगे ना प्लस एम से, तो एल्कीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। कुल मिला के क्या हुआ कि इसने टॉटोमेरिज्म कर लिया, और अब दूसरे मॉलिक्यूल को आप प्रोटोनेट करो, तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल बना या न्यूक्लियोफाइल बना? ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका जब रेजोनेंस करोगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, वो नेगेटिव अटैक कर देगा इस पे। तो कुल मिला के मैंने इनॉल बना के अटैक कर दिया उस पे। ये बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। इसका रेजोनेंस करो, यहां पे आएगा नेगेटिव, वो अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, H प्लस डी जनरेट हो जाएगा। अब आगे डिहाइड्रेशन करेंगे इसका। मीडियम ऑफ द रिएक्शन क्या है? एसिड में जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ? ये E1CB हुआ या ये बताओ ये E1 हुआ? ये तो E1 है ना भाई। E1CB तो बेसिक मीडियम में होता है, एसिड में तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वाटर निकला और अल्फा H निकल के एल्कीन बन जाएगा। समझे आप? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि आप इसको बेसिक में डिहाइड्रेट करते हो तो E1CB, और एसिड में डिहाइड्रेट करते हो तो E1। लिखो इसको। यानी नेट रिएक्शन में क्या फर्क पड़ा? इनॉल ने अटैक किया एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में इनोलेट आयन अटैक करता है। इनोलेट आयन मतलब इसका कॉन्जुगेट। बेसिक में अटैक करेगा इनोलेट आयन, ये एसिड में अटैक करेगा इनॉल। तो एल्डोल कौन से मीडियम में होता है? दोनों में होता है ना, बेस कैटलाइज, एसिड कैटलाइज, दोनों में। आज सुबह मैं साइकिलिंग करने गया, वापस ट्रेनिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की मैंने, 2 हफ्ते की छुट्टी का। ये हाँ, मैं एक तुम्हारी याद आई थी, मुझे बता दो तुम्हें, ठीक है ना? तुम्हारा जब IIT का एग्ज़ाम हो जाए ना, तो तुम्हें 1 महीना वो काम करना है जो तुम्हें लगता है कि यार मैंने ना सेक्रीफाइस किया है। जैसे मान लो तुम्हें मूवी नहीं देखी है ना, तो 1-1.5 महीना खूब मूवी देखनी है। मान लो तुम नींद कम ली तुमने, या सुबह जल्दी उठते थे, तुम्हें लेट उठना था, तो कई दिनों तक लेट उठना है। मान लो तुमने ना दाल चावल कम खाए, कई दिनों तक दाल चावल खाना है। माइंड को है ना फीड करना है कि भाई अगर आपने ये सब नहीं किया और वापस कॉलेज में चले गए ना, तो बैक ऑफ द माइंड रहेगा यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने सेक्रीफाइस किया। तो हमेशा कहीं ना कहीं अंदर है ना अजीब सा रहेगा आपका। लेकिन हर वो काम जो आप करना चाहते हो जो लीगल हो, ठीक है ना, वो आपको छुट्टियों में कर लेना है। बात समझ में आई तुम्हारे? ताकि आपका माइंड और बॉडी है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ भाई मैं भी नॉर्मल हूं।
समझ गए प्रिंस? ये तो जीवन में चलता रहेगा ना, अभी कॉलेज, फिर कॉलेज में एग्जाम, फिर जॉब, तो अपने को बीच बीच में टाइम मिलेगा तो ये सब करना है। अब लिखो लास्ट, ये मैकेनिज्म होमवर्क में लिख के लाने हैं। इसका मैकेनिज्म लिखना है। फोर्थ वाले का मैकेनिज्म थोड़ा चैलेंजिंग है। फोर्थ का जो मैकेनिज्म लिखेगा ना, उसको 5 काजू दिए जाएंगे। सिंगाने जी के पास जो दूसरा पैकेट रखा है ना, उसमें से 5 काजू मिलेंगे तुमको। ठीक है ना सिंगाने जी? अब मैंने कमिटमेंट कर दिया तो देखो, 5 कम लग रहे हैं तुमको? अच्छा सॉल्टेड वाले, अच्छा अच्छा। और जो गलत लिखेगा उसको करेले की सब्जी खिलाएंगे। ये थोड़ा चैलेंजिंग मैकेनिज्म है। एसीटोन से मेसिटाइल ऑक्साइड बनता है, 4N बनता है HCl में, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में मेसेटिलीन बनता है। तो फोर्थ वाले का मैकेनिज्म थोड़ा चैलेंजिंग है, तो याद भी रखना है, डायरेक्ट मेसेटिलीन फॉर्मेशन। अब तो मैंने एक दोनों डीपी बनाओ, 2 डीपीपी, एक एल्डोल की डीपीपी है, एक कैनिजरो की डीपीपी है। आगे वाली डीपी की मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर की थी ना, हार्ड कॉपी तो कल परसों मिल जाएगी, तब तक वो सॉफ्ट कॉपी देख देख के बना लो उसको। तो 2 डीपी बनानी है। एक एल्डोल की डीपीपी, नंबर मैं लिख के भेज दूंगा, एक कैनिजरो की डीपीपी। ये 2 शानदार डीपी आपको बनानी है। और इसका मैकेनिज्म ट्राई करना है। लिख लिया सबने? सारा पृथ्वीराज, सारा गेम है ना मन का होता है यार। आज मैंने सुबह सोचा 2 घंटे की साइकिलिंग थी। इस बार मैंने सोचा यार, जैसे मेरे टीचर कह रहे हैं ना, मैं उनको 101% फॉलो करूंगा। कर नहीं पा रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन सोच लिया है मैंने, ठीक है ना।
आज सुबह ट्रेनिंग थी 2 घंटे की साइकिलिंग, 75 TSS, इतना स्ट्रेस आना चाहिए बॉडी पे। तो मैंने मन बनाया कि नहीं यार, आज है ना स्पीड जो है ना मेरी सबसे अच्छी आनी चाहिए। तो सुबह मैं पहले माइंड मेकअप कर लिया उठते ही ना कि आज मेरे को रुकना नहीं है बिल्कुल, और जितना एफर्ट लगा सकते, एफर्ट मतलब मैक्सिमम नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कल अपन लेट जाए एकदम, तो ठीक इंटेंसिटी से करना है। तो बस मैंने मन बनाया, और बीच बीच में जब डाउन हुआ ना तो मेरे को याद आया कि यार एफर्ट लगाने हैं, मॉडरेट एफर्ट लगाने हैं। आज मेरी साइकिलिंग की स्पीड बेस्ट आई, मतलब 27.5 और 28 के आसपास आ गई, है ना। ऐसी मेरी प्रैक्टिस में कभी नहीं आती। ये सब क्यों हुआ? फिर मैंने TSS स्कोर देखा तो 75 आना चाहिए था, मेरा 85 आया, मतलब मैंने एफर्ट ज़्यादा लगाए। तो ये सब क्यों आया? क्योंकि मैंने मन बना रखा था। तो तुम भी कभी कभी ऐसा मन बनाया करो कि आज ये टॉपिक ख़त्म करके ही सोऊंगा, पहले ही है ना, और 10-15 मिनट दिमाग में चलाया करो कि ये करना है करना है, क्यों आ रहना, सही है ना। और मान लो मन ऐसा बन गया कि नहीं आज तो आराम करना है, तो फिर आपको कोई नहीं आगे बढ़ा सकता, है ना भाई। अब तुमने एक IIT में देखा, बहुत सारे एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम पता है क्या है, उनको है ना पता नहीं चलता है कि उनका बच्चा क्या कर, वो आते हैं मान लो 2 दिन, वो देखते हैं बच्चा खूब पढ़ रहा है। ये मैं मतलब 20 साल से देख रहा हूँ मैं कि भाई उनका पहला सवाल ये होता है कि हमारा बच्चा 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा भी 6-7 घंटे पढ़ रहा है, तीसरा बच्चा भी 6-7 घंटे पढ़ रहा है। तो फिर एक के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, एक के कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? 6 घंटे पढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि वो 6 घंटा उतना ही आउटपुट या उतना ही 2 घंटे साइकिल चला रहा है ना, 2 घंटे ठीक ठाक भी चला रहा है। तो जब आप पढ़ो ना, और अब जो तुम्हारा टाइम है एकदम माइंड मेकअप करके, पहले दिमाग को समझाओ तुम कि आज मेरे को ये करना है, फिर तुम्हारा आउटपुट जो 6 घंटे वाला है ना बहुत अच्छा आएगा। समझ गए तुम? बार बार दिमाग, ये इंजीनियरिंग मोस्ट डिफिकल्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड है। IIT के बारे में पता है ना तुमको? दुनिया का सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आसान तो है नहीं, तुमको समझ में आ ही गया। लेकिन अच्छी बात एक, तुम मैदान में अभी तक डटे हुए हो, है ना। अभी तक मतलब मैदान में डटने का मतलब क्लास में आना, होमवर्क करना, होमवर्क करने की कोशिश करना, मतलब तुम फाइट में हो अच्छी। अब थोड़ा तुमको पुश करना पड़ेगा और ऊपर की तरफ आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई? जैसे मैंने सिंघाना जी को आज डायलॉग बोला था ना, सिंघाना जी लास्ट में कमाल करेंगे। तो वैसे लास्ट में, ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, लास्ट में जो सबसे बढ़िया एफर्ट डालेगा ना वो सबसे अच्छा कर लेगा। समझ गए? ये तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अभी से। जनरली अक्टूबर में दिवाली आती है ना, दिवाली के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। वो रेस नहीं देखी कई बार कि वो एक आदमी आराम से भाग रहा होता है, ऐसे सेलिब्रेट करता है, दूसरा पीछे से आता है, वो क्रॉस कर लेता है। अपने को पीछे वाला बनना है कि एकदम लास्ट में आएंगे और एकदम क्रॉस कर लेंगे। समझ गए तुम? तो समय आ गया कि तुम खुद को थोड़ा पुश करो। चलो फिर मिलते हैं अगली बार। ये दोनों DP नंबर मैं भेज दूंगा, ठीक है? ओके भाई।
है।